ओम साथियों, आज हम बात करेंगे उन देशों की जहां पर इंसानों से अधिक सूअर रहते हैं। आज हम बात करेंगे उस देश की जिनके कारण आज पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार एक सम्मानित पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ये कहां से और क्यों दिए जाते हैं ये भी बताएंगे। आज हम आपसे उस देश के बारे में बात करेंगे, या कह सकते हैं उन देशों के बारे में बात करेंगे जहां पर 6-6 महीने तक सूर्य उदय या सूर्य अस्त नहीं होता। 6-6 महीने। जी हां, हम आज बात करेंगे जहां पर साइकिल चलाना एक फैशन नहीं है, एक सभ्यता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां बर्फ और ज्वालामुखी एक साथ होती हों। आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जहां पर छोटे छोटे घोड़े मिलते हों और मजबूत। आइए, मैं बात कर रहा हूं यूरोप देश के। किन देशों की? यूरोप देश के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। जी हां, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि इन देशों को में बहुत से देश ऐसे हैं कि जहां पर प्रकाश, सूरज का प्रकाश 6-6 महीने तक नहीं पहुंच पाता। पूरे देश पे नहीं, देश के कुछ हिस्सों पर। वरना कुछ हिस्सों पर यह स्थिति होती है कि जहां पर 40-40 मिनट के लिए सूर्य उदय होते हैं या 40 मिनट के लिए सूर्य अस्त होता है। ये क्यों होता है ये भी हम छोटे से लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले इन देशों को हमें एक साथ ही समझना होगा, खासतौर से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को। ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश की कहानी सिर्फ इन्हीं देशों के लिए है। हम उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तब भी वहां देखने को मिलेगा। हमने रूस पढ़ा, वहां के भी कुछ हिस्सों में ये चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पकड़ लेते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन्हीं देशों में प्रकाश इस तरीके से कार्य करता है कि कहीं कहीं 6-6 महीने के लिए प्रकाश ही नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ऐसा क्यों है हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, चूंकि हम जानते हैं यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण क्या होता है कि जो सबसे ऊपर, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इतना पढ़ ले रहे हैं कितने पोल होते हैं पृथ्वी पे? 2 पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यूरोप जो है वह यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा नॉर्थ पोल की तरफ उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों है कि इन देशों के कुछ हिस्सों में प्रकाश इस तरीके से खेल खेलता है, सूरज की रोशनी खेल खेलती है। तो आइए, सबसे पहले हम इसी चीज को समझ लेते हैं और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क और आइसलैंड की। ये चीज हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, या जिस तरीके से हम पहले बता चुके हैं जियोइड है। जियोइड का मतलब क्या होता है? पृथ्वी हमने बनाई तो गोल ही है, लेकिन जैसे ये वाले हिस्से दिख रहे हैं ये उठे हुए हैं। ये खैर मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, हम आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, तकरीबन 1 साल लगता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। और जिस समय वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती हुई रहती है और निरंतर घूमती है। इस तरीके से घूम रही है, लेकिन अपनी जगह भी घूम रही है। मान के चलिए मैं सूर्य हूं और ये पृथ्वी है, तो ये इसको मान लेते हैं
ये पृथ्वी है, मैं सूरज हूं, ये चेहरा मेरा सूरज मान लेते हैं, और ये इस तरीके से अपनी जगह भी घूम रहा है और मेरा भी चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। अब पृथ्वी सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में लगाती है। लेकिन पृथ्वी जब अपना चक्कर लगा रही है, खुद भी घूम रही है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी देर में एक बार घूम जाती है? 24 घंटों में एक बार घूम जाती है, जिससे एक दिन पूरा होता है। 24 घंटों में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और यही कारण होता है कि पृथ्वी पे दिन और रात भी होती है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं कि ये सूर्य है, क्या है? ये सन है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी अपनी जगह चक्कर लगा रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। अब एक चीज और हमें समझनी होगी कि पृथ्वी एक स्टैंडर्ड एंगल पे झुकी हुई है, जिसको हम 23.5 डिग्री एंगल कहते हैं। जिसको हम 23.5 डिग्री एंगल कहते हैं। कितना कहते हैं? 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगा रही है, ठीक है। और चूंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, तो किस तरीके से पड़ रही होगी? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सूरज की रोशनी जिस समय ये सूरज के इधर की साइड होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सूरज की रोशनी यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, और यहां पर इस जगह तक आ रही है। कितने पोल हैं? नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, कितनी बार, कितनी देर में एक चक्कर लगा रही है? 24 घंटे में। लेकिन सूरज का चक्कर कितने दिनों में? 365 दिन, लगभग एक साल में। अब आप समझ जाएंगे, इसका मतलब जो देश इस जगह आ रहे हैं, जो देश इस जगह आ रहे हैं, वहां पर रोशनी नहीं जा रही है। जितने देश इस जगह जा रहे हैं, थोड़ी बहुत जा रही होगी तो इस जगह जा रही होगी मान लेते हैं, तो यहां पर कुछ देर के लिए अंधेरा हुआ, ये फिर अपनी जगह से हट गया, फिर उसके बाद अंधेरा आ गया, कुछ देर के लिए रोशनी हुई, फिर अंधेरा हो गया। तो लेकिन जो मेन ये वाले हिस्से हैं, यहां पर पूरे 6 महीने रोशनी नहीं आनी। अब हम कल्पना करते हैं दूसरी चीज कि ये सूरज इस स्थिति में, पृथ्वी इधर है, मान लेते हैं इस समय सर्दियां हैं, विंटर, मान भी नहीं लेते, सर्दियां हैं तभी इधर होती हैं, ठीक है। अब गर्मियों के हिसाब से चलते हैं, सूरज आपका इधर आ गया, सूरज नहीं आया, सॉरी, पृथ्वी घूम के इधर आ गई। सूरज अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है, लेकिन पृथ्वी तो इसी तरीके से झुकी हुई रहेगी। अब पृथ्वी किधर आ गई? पृथ्वी इधर की साइड आ गई। अब ये नहीं है, पृथ्वी घूम के इधर आ गई। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इस समय क्या होगा? सूरज की रोशनी, अब ध्यान से देखिएगा, सूरज की रोशनी जहां अब तक अंधेरा था, क्योंकि अब पृथ्वी घूम के इधर आ गई है, अब जो ये वाला पूरा पोर्शन है, इधर क्या होगा? इधर रोशनी आ जाएगी। और अब इधर क्या होगा? इधर वो होगा जो इधर हो रहा था, अब इधर अंधेरा आ जाएगा। तो जो देश इधर आएंगे वो 6 महीने तक अंधेरे में रहेंगे, और अब इधर 6 महीने सूर्य अस्त नहीं होगा। ये अपने एक्सिस पे ही तो घूम रही है ना, इसी तरीके से तो घूम रही है, ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, लेकिन सूरज के तो सामने है। दिन और रात तो इस जगह होंगी, जो इधर है, इधर सूरज की रोशनी आ रही है तो यहां दिन हो गया, लेकिन ये जब घूम रही है तो ये कुछ घंटों के बाद इधर भी तो आएगी, तो इधर जो पोर्शन आएगा उधर रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रात। लेकिन ये यहीं पर घूमता रहेगा, ये सूरज के सामने ही रहने वाला है। उम्मीद है समझ गए होंगे।
और अब ये मैंने जो समझाया है, अब इस जगह कौन से देश हैं ये, आइए ये देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, और हम क्या कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट ये कॉन्टिनेंट है, इसको हमने झुका लिया है, झुकाकर हम इस चीज को देख रहे हैं। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। कौन सा है, नॉर्थ पोल है। उसी तरीके से पीछे जाकर साउथ पोल होगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाली जो दिख रही है सर्कल, ये कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल है। और यूरोप के कुछ देश जो ये वाले हैं, ये इस सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं, अर्थात इस जगह आ रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं, अब अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कौन से देश देखने को मिलेंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों देश इसी सर्कल के अंतर्गत आ रहे हैं। अब जो ऊपरी पोर्शन है ये वाले, इन पोर्शन में ही सारा गेम है। इस तरीके का प्रकाश के जो लंबे समय तक, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक देश की, अल्फ्रेड नोबेल। एक इतना बड़ा नाम कि आज तक लगभग 125 सालों से उनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और उन्हीं के पैसों से दिया जाता है। जी हां, पिछले 125 सालों में एक ऐसी व्यवस्था चालू करके गए कि हो सकता है आगे कई सैकड़ों सालों तक यह जारी रहे। और इतना बड़ा पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, और 1968 में जुड़ा साहित्य के नाम से, सॉरी अर्थशास्त्र के नाम से ये जुड़ा 1968 में। ये क्या हुआ था कि 1968-67 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। 1888 में एक फ्रेंच के अखबार में उन्हें मौत का सौदागर बताया। होता क्या है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, और वह इस उद्देश्य से की थी कि यह लोगों की मदद के लिए है, कि अगर कहीं से रास्ते बनने हैं तो पहाड़ तोड़ने में काम आएगा। लेकिन जब इसका प्रयोग बम बनाने में होने लगा, लोग मरने लगे, अशांति होने लगी, तो इस समय क्या होता है, कहा यह जाता है कि इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, और मीडिया को यह खबर मिलती है कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए हैं। वह अपने अखबार में छापती है कि मौत के सौदागर मर चुके हैं। तो जब यह खबर अल्फ्रेड नोबेल स्वयं पढ़ते हैं तो बिल्कुल टूट जाते हैं, तब निर्णय लेते हैं, और वे कहते हैं कि 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हुई, और 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। वह निर्णय लेते हैं 1894-1895 में कि मैं एक ऐसी व्यवस्था शुरू करके जाऊं, अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा पैसा एक एनजीओ वगैरह में दे दिया, जिसका यह कार्य था उस पैसे को इकोनॉमिकली इन्वेस्ट किया जाए, और वो उस पैसे से जितना प्रॉफिट हो
उससे ये पुरस्कार दिए जाएं। ऐसा नहीं है उनके नाम पे सिर्फ डायनामाइट ही था, उन्होंने तकरीबन 300 से अधिक खोजें की थी। बहुत अमीर आदमी थे, सक्षम व्यक्ति थे। और ये कहां के थे? उस समय नॉर्वे और स्वीडन एक जगह हुआ करता था। ये स्वीडन के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? स्वीडन देश के रहने वाले थे। आइए अब इसकी बात, इससे आगे बात करते हैं हम। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने 6 बताए आपको। 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, और 30 मतलब शांति पुरस्कार जिसे कहा जाता है। और एक अर्थशास्त्र जुड़ा 1968 में जाकर, और जो शांति का पुरस्कार होता है वह नॉर्वे से दिया जाता है, और बाकी 5 पुरस्कार जो हैं वो स्वीडन से दिए जाते हैं। कहां से? शांति का पुरस्कार नॉर्वे से, बाकी 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं। उस समय यह कहा जाता था कि नॉर्वे बहुत शांतिपूर्ण देश है। और ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि इतिहास में सबसे ज्यादा खुशहाल देश यहीं से निकल कर आते हैं। पिछले कई सालों से आज भी इन्हीं देशों का शासन है। किस चीज में? द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये किस देश की बात कर रहे थे हम नॉर्वे और स्वीडन की बात कर रहे थे। नॉर्वे के लिए यह भी कहा जाता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक कारें बहुत चलती हैं। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का चलन कहां पर है? नॉर्वे देश में है। यह भी हम पढ़कर आए कि गर्मियों में कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता यहां पर, इवन इसके इस वाले क्षेत्र में। और सर्दियों में कई हफ्तों तक सूर्य उदय नहीं होता। किस देश की बात कर रहे हैं हम नॉर्वे देश की बात कर रहे हैं। कैंडी क्रश, आज के युवाओं ने एक गेम का नाम सुना होगा जिसे कैंडी क्रश कहते हैं। उसकी खोज और उसकी उत्पत्ति स्वीडन से ही हुई। जी हां, और स्वीडन और नॉर्वे किसी समय में एक ही थे। अभी हमने अल्फ्रेड नोबेल के विषय में पढ़ा, और 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं, और एक शांति का पुरस्कार नॉर्वे से दिया जाता है। आइए इसके बाद अब आइए हम बात करते हैं फिनलैंड की। नवीं बार लगातार द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड का खिताब जीता है फिनलैंड ने। यहां पर अपने बच्चों को 7 साल से पहले पढ़ने नहीं भेजते हैं। कहां की बात कर रहे हैं हम? फिनलैंड देश की बात कर रहे हैं। इस देश में इंटरनेट ऐसा है जैसे हमारे देश में बिजली के नियम है। बिजली जिस प्रकार से हमारा अधिकार है, उसी तरीके से फिनलैंड में इंटरनेट इनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए या कुछ ऐसा है। इंटरनेट यहां पर लोगों का अधिकार है, इस तरीके से जैसे भारत में पानी और बिजली हमारा अधिकार है, उसी तरीके से फिनलैंड में अधिकार है। किस चीज का? इंटरनेट का अधिकार के रूप में माना जाता है। और जब यहाँ का आप काल्पनिक कथाएं कह सकते हैं, जब यहाँ का इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। यहाँ बर्फ की दुनिया भी पढ़ाई जाती है और आग की दुनिया भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर देवता भी हैं, यहाँ पर राक्षस भी हैं इनकी कहानियों में। यहाँ तक कहा जाता है कि अमीर राक्षस हुआ करता था, जब उसको मारा तो उसके मारने से पृथ्वी बनी। और मतलब बड़ी रोचक कथाएं हैं वहां की। कथाएं कह सकते हैं, मैं काल्पनिक गलत कह गया, कथाएं हैं वहां की। पढ़ेंगे तो बड़ा, मैं एक दिन पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्ट आया वहां की कथाओं को पढ़ने में। खैर कभी समय मिलेगा तो जरूर आपको बताऊंगा। खैर अब हम बात करते हैं उस देश की जहां पर इंसानों से ज्यादा सुअर रहते हैं। किस देश की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डेनमार्क की। अगर यहां पर 60 लाख लोग रहते हैं तो यहां तकरीबन 1,20,00,000 सुअर रहते हैं। किस देश की बात कर रहे हैं हम? डेनमार्क की बात कर रहे हैं। यहां के लिए एक और चीज बहुत प्रसिद्ध है कि पूरी दुनिया का यहां का झंडा
सबसे पुराना झंडा है जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है। लगातार वही झंडा आज भी है, कल भी है, पहले से ही है। सबसे लंबे समय से वही झंडा इस्तेमाल होने वाला देश डेनमार्क है। और आप जानकर अचंभित होंगे, यहां पर साइकिल चलाना कोई शौक नहीं, कोई मजबूरी नहीं, इनकी सभ्यता है। साइकिलों का यहां पर ऐसा नियम है कि अधिकांश लोग अपने ऑफिस यहां पर साइकिलों से जाया करते हैं। किस देश की बात कर रहे हैं हम? डेनमार्क देश की बात कर रहे हैं। आइए उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर डेनमार्क में एक चीज और है, आप अपने बच्चे का नाम ऐसे ही नहीं रख सकते कि छोटू, कालू, मोटू, ऐसे ही नाम नहीं रख सकते हैं। यहां पर सरकार द्वारा जो अप्रूव है वही नाम आपको रखने होंगे। यदि आप अपनी पसंद का कोई नाम रखना चाहते हैं, उस लिस्ट से बाहर से कोई नाम रखना चाहते हैं, तो आपको सरकार को कुछ देना होगा, सरकार को पैसे देने होंगे। और सरकार को यदि लगेगा कि ये नाम उसके सम्मान में है, तभी उसका नाम आपको अप्रूव किया जाएगा, अन्यथा नाम अप्रूव नहीं किया जाएगा। वहां पर यह चीज सोची जाती है कि किसी नाम से किसी का सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए वहां पर एक लिमिटेड नामों की लिस्ट है। और उसके अतिरिक्त रखने पर आपको मैंने बताया जैसे कि चार्जेस देने होते हैं, लेकिन उस नाम से उस व्यक्ति का असम्मान या बेइज्जती ना हो रही हो, तभी उस नाम को सरकार अप्रूव करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। किस देश की बात कर रहे हैं हम डेनमार्क देश की बात कर रहे हैं। अभी हम ग्रीनलैंड भी पढ़ेंगे। ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क का ही हिस्सा है। वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, बहुत ज्यादा खास जीवन यापन नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। यह उत्तरी अमेरिका के पास है। जब हम उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे तब हम उसका ज्ञान लेंगे। किसका? ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं आइसलैंड की। यहाँ के घोड़े बहुत छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे छोटे घोड़े यहीं के होते हैं, लेकिन जैसे भारत में घोड़े पाए जाते हैं इस प्रकार के घोड़े नहीं होते। स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, लेकिन हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन बहुत मजबूत उनकी शरीर होता है और बड़ा मेहनती वह कार्य कर सकते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? आइसलैंड की बात कर रहे हैं। आइसलैंड में दूसरी एक चीज और है, यहाँ पर बर्फ और ज्वालामुखी एक साथ देखने को आपको मिल सकती है। यहाँ पर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं एक साथ देखने को मिल सकती हैं। किस देश की बात कर रहे हैं? आइसलैंड की। यहाँ पर अपराध लगभग ना के बराबर है। ना के बराबर क्यों है? क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है यहाँ की। दूसरी, आपने एक शब्द सुना होगा गीजर, जो हमारे बाथरूम वगैरह में लगा हुआ मिलता है, जिससे हम पानी गर्म करते हैं। गीजर नाम की उत्पत्ति कहां से हुई? गीजर नाम की उत्पत्ति भी आइसलैंड से हुई है। किस देश की बात कर रहे हैं हम? आइसलैंड देश की बात कर रहे हैं। शांति पुरस्कार कहां से दिया जाता है? नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी पांचों नोबेल पुरस्कार कहां से दिए जाते हैं? स्वीडन से दिए जाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? फिनलैंड है। इंसानों से अधिक स्वर कहां पाए जाते हैं? डेनमार्क है। और बर्फ और ज्वालामुखी एक साथ किस देश में देखी जाती है? सबसे छोटे हमारे यहां से छोटे घोड़े कहां पर पाए जाते हैं? छोटी छोटी हाइट के आइसलैंड में पाए जाते हैं। यहां पर हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट के लगभग सारे देश पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगले लेक्चर में, और यहीं पर हम समाप्त करते हैं। एशिया हम पूरा कर चुके हैं, यूरोप हम पूरा कर चुके हैं, और अभी हम जो है सिर्फ देशों को समझना चाहते हैं, देशों को पढ़ना चाहते हैं। कहानियों के माध्यम से हम देशों को समझ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि कहानियों के माध्यम से हम देशों को
देश के नाम को और देश किस जगह है इसको समझ जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कैपिटल्स के बारे में। खैर उससे पहले तो हम समुद्र के विषय में भी पढ़ेंगे, महासागर पढ़ेंगे, सागर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम और भी कई सारी चीजें इनके कैपिटल्स को पढ़ेंगे। फिर अपने भारत देश को भी हम जरूर पढ़ेंगे। तो हम अपने देश की पहाड़ियां पढ़ेंगे, विश्व की पहाड़ियां पढ़ेंगे, बड़े जो पहाड़ है, एवरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। चलिए करते हैं अगले लेक्चर में शुरुआत।